आज अपन पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन जो अपना चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स में। तो आज अपन उसका पार्ट 2 देखते हैं और अपन बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से अपन कंटिन्यू उसका अध्ययन करते चलते हैं, फिर अपन इसके नोट्स भी बनाएंगे इसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो कल अपन ने थोड़ा सा पुष्प के बारे में जाना था, मैंने आपको पुष्प के बारे में कल बताया था, ठीक है। ये पुष्प के बारे में कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था पुष्प के बारे में। ये पुष्पासन था, ये पुष्पासन के ऊपर ये जयांग था आपका, ठीक है ना। ये आपके पुमंग था कुछ इस प्रकार, ठीक है। और ये ऐसा कुछ इस तरीके से अपन ने पुष्प के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अपन जो आज पढ़ेंगे कि पुष्प के बारे में कल मैंने आपको बताया था, पुष्प के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। देखो जो पुष्प होता है इसके दो भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब पुष्प के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुष्प का जो एक भाग होता है ना, उसका कायिक भाग कहलाता है। क्या भाग कहलाता है? कायिक भाग। और दूसरा जो पुष्प का भाग होता है वो उसका जनन या प्रजनन वाला भाग कहलाता है, ठीक है। जनन या प्रजनन वाला भाग कहलाता है। तो जो पुष्प का कायिक भाग होता है, जो वेजिटेटिव इसका जो भाग होता है या वेजिटेटिव जो इसका पार्ट होता है, उसमें कौन आएंगे आप? उसमें उसका जड़ आएगी, तना आएगा, पत्ती आएगी। मतलब में पुष्प नहीं, सॉरी, तो आवर्तबीजी जो पादप है ना, पादप तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं ना, उन पादप के का जो शरीर होता है, उन पादप के शरीर के दो भाग होते हैं। उन पादप के शरीर के दो भाग कौन कौन से होते हैं? कायिक भाग, जनन भाग। तो कायिक भाग में उस पेड़, उस पादप का कायिक भाग कौन हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, पत्तियां हो जाएंगी। ये उसकी कौन सी भाग रहेंगी? कायिक भाग। जड़, तना, पत्तियां, ये उसकी कौन सी भाग रहेंगी? कायिक भाग के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। और जनन भाग में कौन कौन आ जाएंगी? अब जनन भाग में कौन कौन आ जाएंगे? जनन भाग में आएंगे पुष्प। क्या आएंगे? पुष्प, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब पुष्प के बारे में कल आपको अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा पुष्प के बारे में जाना था कि पुष्प जो होता है, जो पादप का जनन भाग या प्रजनन भाग होता है, पुष्प में सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कल बताया था मैंने, पुष्प ग्रंथि या पेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थैलेमस पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते थे? पुष्पासन कहते थे। क्या कहते थे? पुष्पासन। पुष्पासन के बाद में क्या आता था? बाह्य दलपुंज आता था, जो कि हरे रंग का होता था। बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाती थी? बाह्य दल कहलाती थी। दूसरे ये क्या कहलाती थी? बाह्य दल कहलाती थी, कल बता ही दिया था मैंने, ठीक है। दूसरा दलपुंज आता था, दलपुंज की इकाई क्या कहलाती थी? दल कहलाती थी। ये सुंदर आकर्षक रंग का होता था, जो पुष्प की क्या करता था? परागण में मदद करता था। इन दोनों को पुष्प के क्या बोलते थे? सहायक अंग कहते थे। उसके बाद कल अपन ने क्या पढ़ा था कि पुष्प का ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज, तीसरा होता था उसका पुमंग और चौथा होता था उसका जयांग। तो देखो आप थोड़ा सा अपन पुमंग के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा जयांग के बारे में जान लेते हैं। तो पुष्प का जो पुमंग होता है, क्या? पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम। तो ये जो पुमंग होता है एंड्रोशियम, इस पुमंग या एंड्रोशियम की बहुत सारी इकाइयां होती है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पुमंग या एंड्रोशियम की जो इकाई होती है उसे पुंकेसर कहते हैं। और ये एक पुंकेसर ऐसा दिखता है, कैसा? ये, ठीक है ना। ये एक पुंकेसर ऐसा दिखता है। इस पुंकेसर के मैंने कल आपको बताए थे 3 भाग होते थे। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता था? पराग कोश कहलाता था, जिसको एंथर सेक कहते थे। क्या बोलते थे? एंथर सेक कहते थे। क्या बोलते थे? एंथर सेक। ये वाला भाग क्या कहलाता था? यूजी कहलाता था। और इस वाले भाग को क्या बोलते थे? पुतंतु कहते थे। क्या बोलते थे? पुतंतु। अब पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते थे? पराग कण। क्या पाए जाते थे? पराग कण पाए
जाते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता था? पराग कण पाए जाते थे, और पराग कण को हम क्या बोलते थे? नर युग्मक। क्या बोलते थे? नर युग्मक। ठीक है, क्लियर है, नर युग्मक। और याद रखना ये जो नर युग्मक होते थे ये अगुणित होते थे, हैप्लॉइड। कैसे होते थे? हैप्लॉइड, अगुणित। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। पराग कोश, याद रखना जो आपका पराग कोश होता है, जो आपका पराग कोश होता है, इस पराग कोश को, पराग कोश के अंदर, पराग कोश को हम क्या भी बोलते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, लघु बीजाणु। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु। क्या बोला जाता है इस पराग कोश को? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु। और पराग कोश, पराग कोश को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु के अंदर पराग कण के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब ये है कि पराग कोश के अंदर, किसके अंदर? या पराग कोश या लघु बीजाणु के अंदर किनका बनना? किनका बनना? पराग कण या नर युग्मक का बनना। पराग कोश या लघु बीजाणु के अंदर पराग कण या नर युग्मक का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो याद रखना पराग कोश या लघु बीजाणु के अंदर, इसको लघु बीजाणु भी कहते हैं या पराग कोश। तो पराग कोश के अंदर पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को, पराग कोश के अंदर पराग कण, और पराग कण को आप क्या भी कहते हो? पराग कोश या लघु बीजाणु के अंदर पराग कण या नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो क्लियर, इसको आप क्या बोलोगे? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछेगा ये आगे और आएगा, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो याद रखना ये एंड्रोशियम, कल मैंने पढ़ाया था पुमन। ठीक है, और पुमन की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मक। या परागकोश के पूरे परागकोश को हम क्या भी बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। क्या बोला जाता है इसको? लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण या नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे, पराग कोश का विकास किस प्रकार होता है। तो क्वेश्चन अगर आए लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो पराग कोश के अंदर परागकण या नर युग्मक, पराग कोश या लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण या नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या क्या भी बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। या इसको क्या भी बोलते हैं अपन? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये तो किसकी बात हुई? लघु बीजाणु धानी की या लघु बीजाणु की। इसी प्रकार ये तो हो गया आपका एंड्रोशियम। क्या हो गया ये आपका? एंड्रोशियम, पुमन। ठीक है ना, एंड्रोशियम या पुमन। और पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, याद रखें। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? अब अपन बात किसकी कर लेते हैं? अब अपन बात करते हैं जयान की। ये पुष्प का कैसा चक्र था? चौथा। ये आपका हो गया इसको बोलते हैं जायाम। क्या बोलते हैं इसको? इस पूरे को क्या बोला जाता है? जायाम। और जायाम को इंग्लिश में बोलते हैं ज्ञानोशियम।
ज्ञानेशियम, ज्ञानेशियम, ठीक है ना, या जयान। अब जयान की जो इकाई होती है ना उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, याद रखना, स्त्री केसर। अब ये जो जयान होते हैं या जयान, ये जैसे स्त्री केसर, जो इसका मादा, जो पुष्प का चौथा चक्र होता है इसको बोलते हैं मादा जननन। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्ती काग्र। क्या कहलाता है? वर्ती काग्र, जिसको हम क्या भी कहते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा भी बोलते हैं। फिर ये वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका, जिसको आप क्या भी बोलते हैं? स्टाइल भी कहते हो, ठीक है ना। और जो नीचे का भाग होता है, ये वाला जो बड़ा सा भाग देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, या इसको आप बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर कक्षा 11th में पढ़ा था आपने, नहीं भी पढ़ा तो याद रखना बच्चों, एक ऐसा पाया जाता है, इसी क्लास में अपन इसको आगे भी पढ़ेंगे, एक ऐसा पाया जाता है बीजांड। क्या पाया जाता है? बीजांड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और याद रखना जो बीजांड होता है, अब अंडाशय के अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड को हम क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? बीजांड है। ये अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, बीजांड, जिसको ओव्यूल्स बोला जाता है, बीजांड। इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड को क्या भी बोलते हैं? याद रखना, जैसे पराग कोश को, किसको? पराग कोश को। ये जो पराग कोश था ना, इस पराग कोश को हम क्या भी बोलते थे? लघु बीजाणु धानी बोलते थे ना। ऐसे ही बीजांड को हम क्या भी कहते हैं? याद रखना, बीजांड को, बीजांड को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। बीजांड को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, या इसको बोला जाता है मेगा स्पोर्स। क्या बोला जाता है? मेगा स्पोर्स बोला जाता है। और इस गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही क्या बनते हैं आपको पता है? इसमें एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका होती है, ऊपर 3 प्रतिमुख कोशिका होती है, और बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। ऐसी इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो बीजांड को हम क्या भी बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक या अंड कोशिका। क्या बनता है? मादा युग्मक या अंड कोशिका। तो याद रखना, गुरु बीजाणु धानी के अंदर, बीजांड के अंदर, हाँ, या देखो इसको हम क्या भी बोलते हैं? बीजांड। क्या भी बोलते हैं? बीजांड, या ओव्यूल्स भी बोलते हैं। तो बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका का बनना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो बीजांड या गुरु बीजाणु धानी के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो बच्चों यहाँ आपके जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि लघु बीजाणु धानी किसे, लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं? तो याद रखना, पराग कोश को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, और लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो पराग कोश के अंदर पराग कण के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार गुरु बीजाणु धानी किसे कहते हैं? बीजांड को। तो बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु धानी या बीजांड के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो याद रखना, इधर आपका बन गया परागकण या नर युग्मक, और इधर बन गया आपका मादा युग्मक या अंड कोशिका। बनते कहाँ पे हैं? परागकण बनता है लघु बीजाणु धानी मतलब पराग कोश में, और मादा युग्मक अंड कोशिका गुरु बीजाणु धानी मतलब में क्या बनता है? बीजांड में। याद रखना, ये भी क्या होता है? अगुणित, एन, हैप्लॉइड, और परागकण भी क्या होता है? हैप्लॉइड। जब ये दोनों मिलते हैं, याद रखना बच्चों, पुष्प जो होगा ना, अधिकतर जो बीज होता है, जो बीज होता है
वो क्या होता है, जो बीज होता है वो हमेशा लगभग 2n होता है, डिप्लॉइड। लेकिन उससे जो पुष्प बनता है वो हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। मतलब में नर युग्मक, क्योंकि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब फिर निषेचन की प्रक्रिया में आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो अपन क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये परागकोश जो है किस तरीके से इस परागकोश का विकास होता है। ये परागकोश किस तरीके, अब क्वेश्चन आता है कि परागकोश के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है ना, तो इसमें देखो आपके कुछ क्वेश्चन हैं, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जैसे लघु बीजाणुधानी के विकास की प्रक्रिया को समझाइए, ऐसा पूछता है। लघु बीजाणुधानी के विकास मतलब में परागकोश की संरचना के बारे में समझाइए। गुरु बीजाणुधानी के विकास की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु की संरचना मतलब में बीजांड की संरचना के बारे में समझाइए। तो इस तरीके से वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको याद रखना, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि वो पूछे कि पुमंग की संरचना को समझाइए, तो याद रखना ये पुमंग कि पुमंग पुष्प का भार से कौन सा चक्र होता है, तीसरा, क्योंकि पहला चक्र भाइदल पुंज, दूसरा दल पुंज। भाइदल पुंज की इकाई क्या कहलाएगी, भाइदल। दल पुंज की इकाई क्या कहलाएगी, दल। ये भार से पहला चक्र, दूसरा चक्र, इन दोनों को सहायक अंग कहते हैं। तीसरा चक्र क्या कहलाएगा, पुमंग। और पुमंग की इकाई क्या कहलाएगी, याद रखना, पुंकेसर कहलाएगी। एंड्रोशियम की इकाई क्या कहलाएगी, स्टेमेन पुंकेसर कहलाएगी। ठीक है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पुष्प के नर जननांग की संरचना को समझाइए, तो पुष्प का नर जननांग यही है, 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश के अंदर याद रखना एंथर सेक, ये क्या है आपका, एंथर सेक। ठीक है ना, इस एंथर सेक के अंदर कुछ 2 पालियां पाई जाती है, और एक पाली ये और एक पाली ये, फिर ये 2-2 में बढ़ जाती है। ऐसी इसके अंदर 4 पालियां पाई जाती है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे परागकण का विकास। पहले तो परागकोश का विकास कैसा होता है, परागकोश की संरचना। परागकोश को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं, परागकण नर युग्मक जो कि अगुणित होते हैं, और इनके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुजनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि मादा प्रजनन अंग की संरचना को समझाइए, तो मादा प्रजनन अंग पुष्प का 14 चक्र होता है बाहर से। इसे अपन क्या बोलते हैं, जयान या ज्ञानेशियम कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। और इसी के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका बनती है। और कब बनते हैं, गुरु बीजाणु के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका की बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर है। अब इसी तरीके से देखो, आपको जब अपन पढ़ेंगे कि निषेचन कैसे होगा, तो निषेचन कुछ इस प्रकार होगा। जैसे यहाँ से परागकण क्या होंगे, देखो सबसे पहले होता क्या है बच्चों की जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, पहले तो ये जैसे आपकी बुक में आप पढ़ के देखना, उसमें लिखा है कि लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप परागकोश में असंख्य लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप परागकोश में क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु का मतलब भी यही है, जो लघु बीजाणु बार बार वो बोल रहा है ना, लघु बीजाणु कहते हैं किनको, हम परागकण को। और लघु बीजाणुधानी किसको कहते हैं, परागकोश को। तो परागकोश या लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इस बुक में आपके में लिखा है पेज नंबर 90 की बुक है 16 पे। ठीक है, लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप परागकोश में असंख्य लघु बीजाणुओं का, तो ये परागकण लघु बीजाणु हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। और इसी प्रकार गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप, अब गुरु बीजाणु जनन कहाँ होता है, गुरु बीजाणुधानी मतलब में बीजांड में होता है। और उसके अंदर क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु। क्या बनते हैं उसके अंदर, गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना, गुरु बीजाणु मतलब में मेगा स्पोर्स। गुरु बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, देखो आप ये मादा युग्मक या गुरु बीजाणु। ठीक है ना, बीजाणु। तो आपको ये याद रखना है कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुओं या मादा युग्मक या अंड कोशिका की निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर इसके बाद में निषेचन में क्या होगा, जैसे इसमें अगला पॉइंट है परागण होगा। परागण में क्या होगा, यहाँ से परागकण निकलेंगे, ये निकला, मान लो ये परागकण एक उड़ के आया, ये ऐसा परागकण निकलेगा और कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ ये निकल कर यहाँ कहाँ बैठ जाएगा, वर्तिका पर जाकर बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, नर
तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास होगा, फिर ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे और फिर जनन, वो इसी प्रक्रिया है, तो मैं इसको आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जाएगा, फिर यहाँ से क्या ये धीरे धीरे इसके अंदर पहुँचेगा। पहले तो इसी का विकास होगा, परागखंड का ये डेवलपमेंट होगा, फिर एक पराग नलिका बनेगी, पराग नलिका से ये इस बीजांड के अंदर इसमें प्रवेश करेगा, फिर ये परागकण के केंद्रक इस अंड कोशिका के केंद्रक से मिलेंगे। जब फिर नर और मादा दोनों केंद्रक मिल जाएंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब अपन आगे पढ़ते हैं परागकोश की संरचना, ठीक है। ये समझ में आया आपको, किसकी संरचना, परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना का मतलब समझ रहे हो आप, किसकी, लघु बीजाणुधानी की संरचना या परागकोश की संरचना की। परागकोश, ये जो परागकोश है ये होता कैसा है, ठीक है, ये भी वो पेपर में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में अपन इसको पढ़ते हैं परागकोश की संरचना, ठीक है। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि पुष्प की संरचना समझाइए। कल भी बताया था कि पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, प्रो मतलब में पुष्प तना है, पुष्प एक रूपांतरित प्रो या तना है। तो पुष्प की जब हम संरचना देखते हैं तो पुष्प में हमें निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। देखो पुष्प का सबसे जो नीचे का डंठल होता है उसे बोलते हैं पुष्प व्रंत, पुष्प का व्रंत मतलब पुष्प का डंठल। फिर बाद में होता है पुष्पासन, पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जिस पर पुष्प के चारों चक्र विराजमान होते हैं या पाए जाते हैं, पुष्पासन जिसे थैलेमस कहते हैं। फिर बोलते हैं कैलैक्स, ये जिसको बाह्य दल पुंज कहते हैं, ये पुष्प का सबसे भारी भाग होता है जो पुष्प की रक्षा करता है, इसलिए इसको सहायक अंग भी कहते हैं। और बाह्य दल पुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है। दूसरा होता है दल पुंज, ये पुष्प का बाहर से दूसरा चक्र होता है, क्योंकि पहला क्या होगा, बाह्य दल पुंज। दल पुंज की इकाई क्या कहलाएगी, दल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, दल। ये भी सुंदर आकर्षक रंग का होता है जो परागण में मदद करता है। फिर तीसरा चक्र क्या कहलाता है, पुमंग, ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको ये, ठीक है ना। फिर आ गया जयन, उसके बारे में भी मैंने बता ही दिया। फिर आपको आता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो याद रखना परागकोश या लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी प्रकार अगर वो पूछे गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु मतलब मेगा स्पोर्स, मादा युग्मक या अंड कोशिका के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे निपट जाएंगे। तो नोट्स तो मैं आपको बना के अपन बना लेंगे, बुक से नोट्स बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है।